जय हिंद दोस्तों, मैं पायल तंवर BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हमने देखिए दोस्तों, हमने पढ़ चुका था परिसंचरण तंत्र जो हमारी साइंस की सीरीज थी, उसको हम आगे बढ़ाते हुए हमने कल स्टार्ट किया था पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, पाचन तंत्र के बारे हमने स्टार्ट किया था कि पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र में हम कौन कौन से अंगों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र में जितने भी अंग होते हैं वो सभी के सभी अंग क्या करते हैं, पाचन क्रिया में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने पाचन तंत्र में सबसे पहला पढ़ा था हमारा मुंह, क्योंकि हमारा जो पाचन होता है वो हमारे माउथ से, हमारे मुंह से, बकल कैविटी से या ओरल कैविटी से ही होकर शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे मुंह में दो चीजें होती है, दांत होते हैं और जीभ होते हैं। और ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप बताएंगे कि ग्रंथि होती है सलाइवरी ग्लैंड, जिसको कहते हैं लारीय ग्रंथि। तो देखिए दोस्तों, हमने दांतों के बारे में पढ़ा था हमारे लास्ट लेक्चर में कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्थायी दांत कितने होते हैं, अस्थायी दांत कितने होते हैं, कौन से दांत क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी थी। ठीक है, तो देखिए दांतों के बारे में अगर आपसे पूछे कि अस्थायी दांतों का फॉर्मूला, आपसे हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं इस सीरीज को, तो आपसे पूछा जाएगा कि दांतों का, अस्थायी दांतों का सूत्र, अस्थायी दांतों का सूत्र या अस्थायी दांतों का दंत सूत्र कितना होता है, क्या होता है, अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग। तो देखिए हम पढ़ ही चुके हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो कृतक दांत होते हैं, दूध के तो दांत होते हैं, तो बच्चों में कृतक दांत कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 8। रदनक कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कितने होते हैं, 4। अगर आपसे पूछे अग्र चवर्णक कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि अस्थायी दांतों में अग्र चवर्णक होते ही नहीं है। और पश्च चवर्णक कितने होते हैं, पश्च चवर्णक कितने होते हैं, तो पश्च चवर्णक कितने होते हैं, 8 होते हैं पश्च चवर्णक। अब देखिए अगर हम इसको क्या करें, डिवाइड करें, तो हम कृतक दांतों को डिवाइड कर सकते हैं 2, 2, 2 और 2, इस तरह से। रत्नक को डिवाइड करें तो 1, 1, 1 और 1। अग्र चवर्णक होते ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और अगर हम लिखे 8 को डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 2, 2, 2 और 2। तो देखिए यहाँ से क्या निकल कर आया, 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। देखिए स्थायी दांत कितने होते हैं, हमारे अस्थायी दांत कितने होते हैं, तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है अस्थायी दांतों की संख्या। तो आप बता देंगे कि अस्थायी दांत कितने हुए, 20 हो गए अस्थायी दांत। और इसका दंत सूत्र क्या हुआ, तो आप बताएंगे 2102 ये अस्थायी दांतों का दंत सूत्र है, ये अस्थायी दांतों का दंत सूत्र। और अगर आपसे पूछे कि स्थायी दांतों का दंत सूत्र कितना होता है, अस्थायी दांतों का दंत सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे ये होता है क्या, 2123। तो ये 2123 स्थायी दांतों का दंत सूत्र है। और अस्थायी दांतों का दंत सूत्र कितना है, तो क्या बताएंगे, 2102 बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम और क्या आपसे दांतों के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है कि कुछ जानवर होते हैं जिनमें कुछ दांत पाए जाते हैं, दांतों की संख्या पूछी जाती है आपसे। तो जैसे कि एक होता है मच्छर में कितने दांत होते हैं, आप बताएंगे 47 दांत होते हैं मच्छर में, 47 टीथ होते हैं। तो मच्छर में कितने दांत होंगे, 47 दांत होंगे।
उसके बाद में देखिए आपसे पूछा जाता है कुत्ते के बारे में। जो कुत्ता होता है, जो डॉग होता है, उसमें कितने दांत होते हैं? तो आप बताएंगे कितने दांत होते हैं? 28 दांत होते हैं। अगर आपसे पूछे कि बिल्ली में कितने दांत होते हैं, तो बिल्ली में होते हैं 26 दांत होते हैं बिल्ली में। ठीक है, कितने दांत होते हैं बिल्ली में? 26 दांत होते हैं। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि शेर में कितने दांत पाए जाते हैं? तो शेर में 30 दांत पाए जाते हैं। शेर में 30 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा दांत, सबसे अधिक दांत, सबसे ज्यादा दांत किस जीव में पाए जाते हैं, किस जानवर में पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे डॉल्फिन में। डॉल्फिन में। ठीक है, जो डॉल्फिन होती है उसमें सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं डॉल्फिन में? तो आप बताएंगे डॉल्फिन में लगभग 250 प्लस दांत पाए जाते हैं। 250 के ऊपर दांत पाए जाते हैं। किस में? डॉल्फिन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है कि ये जो हमारे दांत होते हैं ये कुछ इस तरह से होते हैं। ये दांत है। ठीक है, अब ये जो दांत होते हैं, जो दांत है ये इसका रूट पार्ट है। ये इसका रूट मतलब क्या है? ये जड़ें हैं, है ना, जड़ है। जो कहाँ से लगा है? मसूड़ों से दांत हमारा लगा होता है, रूट है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को कहते हैं डेंटाइन पार्ट। डेंटाइन पार्ट। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनामेल। इनामेल, दांतों का इनामेल, डेंटाइन पार्ट। और क्या बताएंगे आप? रूट पार्ट। रूट पार्ट जड़ों वाला भाग होता है। ठीक है, तो देखिए आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा हार्ड, है ना, कठोर, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कठोर कौन सी चीज़ होती है शरीर की, तो सबसे कठोर चीज कौन सी होती है? तो आप बताएंगे उसको कहते हैं दांतों का एनामिल। दांतों का इनामिल। दांतों का इनामिल जो होता है वो सबसे कैसा होता है? सबसे ज्यादा कठोर होता है दांतों का इनामिल। ठीक है, तो आप बता देंगे कि ये सबसे ज्यादा कठोर भाग होगा दांतों का इनामिल। क्योंकि क्या होता है? अच्छा, दांत हमारे किस चीज के बने होते हैं? तो जो दांत हमारे बने होते हैं वो बने होते हैं CA3PO4। CA3PO4, इसको क्या कहते हैं हम? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट। तो जो हमारे दांत होते हैं ये CA3PO4 के बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि जो दांत है हमारे, ये कैल्शियम इसमें खनिज पाया जाता है। और जो कैल्शियम पाया जाता है इसके वजह से ही दांत क्या होते हैं? अत्यधिक क्या होते हैं? कठोर पाए जाते हैं। दांत क्या पाए जाते हैं? कठोर पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं हम कि जो जड़ें होती है, जड़ों में क्या होता है? ब्लड होता है। क्या होता है? और ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होता है। मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स होते हैं। तो देखिए ये जो ब्लड ग्लूकोज मिनरल्स हैं, तो ये ग्लूकोज और ब्लड में ग्लूकोज होते हैं, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ पर पास करता है? एनामेल में पास करता है एनर्जी, जिस वजह से जो इनामेल होता है वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये हमने किसके बारे में पढ़ा? दांतों के बारे में पढ़ा। अब हमको नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ना है? तो देखिए नेक्स्ट हमको किसके बारे में पढ़ना है? तो कौन सहायक होती है? हमारी जीभ सहायक होती है। जीभ, जिसको हम क्या कहेंगे? तो आप बताएंगे टंग। ठीक है, इसको हम कहेंगे टंग कहेंगे। जीभ हमारी जो होती है वो सहायक होती है खाने को चबाने के लिए या उसका पाचन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए जो जीभ होती है ये क्या करती है हमारी? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि जो जीभ होती है, जीभ की लंबाई कितनी होती है? जीभ की लंबाई कितनी होती है? तो जीभ की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जीभ की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट आप बताएंगे कि जीभ कैसा अंग है? तो जीभ हमारा कैसा अंग है? मांसपेशीय अंग है।
जीभ हमारा मांसपेशीय अंग होता है। जीभ हमारा मांसपेशीय अंग, क्योंकि जीभ में कोई भी हड्डी पाई नहीं जाती है, पूरी तरीके से क्या होता है, ये मांसपेशीय होता है। तीसरा देखें तो तीसरा आप बताएंगे कि जीभ कैसा अंग है। जीभ एक संवेदी अंग है। जीभ एक संवेदी अंग है। संवेदी अंग मतलब जीभ के द्वारा क्या संवेदनाएं करते हैं, हम क्या संवेदनाएं महसूस करते हैं, तो आप बताएंगे कि ये हमें टेस्ट स्वाद, ये हमें स्वाद देती है। जब हम कुछ भी खाते हैं तो कुछ खाने पर हमें स्वाद देने का काम किसका है, हमारी जीभ का काम है। तो आप बताएंगे कि स्वाद देने का काम किसका है, जीभ का है, स्वाद देने का काम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि जो हमारी जीभ होती है, जो हमारी जीभ होती है, ठीक है, वो स्वाद देने का काम करती है। तो जीभ के अंदर क्या पाई जाती है, कुछ स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जीभ के अंदर, जिसको बोलते हैं टेस्टिंग बड्स। टेस्टिंग बड्स, ठीक है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो हमें स्वाद देने का काम करती है। कुछ भी खाने पर हमें स्वाद महसूस होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जो जीभ होती है, ये हमारी जीभ है, ये जीभ है, ये इसका अग्रभाग है, जीभ का अग्रभाग, और ये कौन सा भाग है, पश्च भाग है, और ये साइड वाला पार्ट होता है जीभ का। ठीक है, और ये मिडल वाला पार्ट होता है। तो देखिए आपसे पूछा जाता है कि जीभ के अग्रभाग से कैसा स्वाद महसूस होता है, तो आप बताएंगे जीभ के अग्रभाग से कैसा स्वाद महसूस होता है, मीठा। ये हमें मीठा स्वाद महसूस करवाता है। और जो पश्च भाग होता है, पश्च भाग में हमें कैसा स्वाद आता है, तो कड़वा, बिटर, ठीक है, ये मीठा और ये बिटर कड़वा स्वाद महसूस करवाता है। और जो आइट साइड के जो पार्ट होते हैं जीभ के, उनसे हमें कैसा स्वाद आता है, नमकीन स्वाद आता है, नमकीन स्वाद आता है। ठीक है, यहाँ से भी नमकीन स्वाद हमें आता है। यहाँ पर जो स्वाद आता है वो कैसा स्वाद आता है, खट्टा स्वाद आता है। यहाँ खट्टा स्वाद आएगा, यहाँ पर कड़वा स्वाद आएगा, और यहाँ पर मीठा स्वाद आएगा। आपसे पूछा जाता है और राइट साइड में कैसा स्वाद देती है जीभ, नमकीन स्वाद देती है। ठीक है, और देखिए जब हम जीभ जो हमारी गले से टच होती है, ये गले से यहाँ पर टच हो गई हमारी जीभ, तो यहाँ पर हमें कैसा स्वाद आता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर लहसुन, जिंजर गार्लिक अनियन, ठीक है, लहसुन, अदरक, प्याज। तो ये जो हमारा जो गले से जीभ जो टच होती है, वहाँ पर कैसा स्वाद आता है, आप बताएंगे लहसुन का, अदरक का और प्याज का टेस्ट आता है, ये आप बता देंगे। तो ये जो जीभ है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि अग्र भाग से कैसा स्वाद, मीठा, पश्च भाग से कड़वा स्वाद आता है, लहसुन अदरक का जहाँ से जीभ जो गले से अटैच होती है वहाँ से आता है। ठीक है, फिर देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जीभ को हमारे गले से पकड़ के रखने वाली एक हड्डी होती है। ये हड्डी जो है ये हमारी जीभ को पकड़ के रखती है या जोड़ के रखती है गले से, तो उस हड्डी का नाम बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, जो आपका जो आज पेपर हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसमें आपका ये जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन ये है, ठीक है, आरआरबी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन ये है कि जीभ को गले से जोड़ने वाली हड्डी, गले से जोड़ने वाली हड्डी का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे आप लोग, हायोइड। ठीक है, हायोड। तो देखिए जीभ को गले से जोड़ने वाली हड्डी का नाम क्या बताएंगे आप लोग,
हायोड नाम बताएंगे। हायोड इसे कहते हैं, ये हड्डी का नाम है जो जीभ को गले से जोड़कर रखती है, जिसके वजह से हमारी जो जीभ है वो बाहर नहीं आ पाती। जिस तरह जानवरों की जीभ बाहर आ जाती है, वैसे इंसान की जीभ इतनी ज़्यादा बाहर नहीं आ पाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो जीभ है, जीभ करती क्या है? तो जीभ जो है वो दांतों के साथ खाने को चबवाने में और उसे लार के साथ मिक्स करने में हमारी हेल्प करती है। तो देखिए आगे देखते हैं हम। अब आगे आपसे क्या पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि जीभ और दांत हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब हमारे मुंह में कुछ पाई जाती है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, ठीक है। तो हमारे मुंह में पाई जाती है क्या? लार ग्रंथियां पाई जाती है। और जो ये लार ग्रंथियां होती है, तो देखिए ये लार ग्रंथियां जो होती है, तो लार ग्रंथियां क्या बनाती है? ये क्या बनाती है? लार, सलाइवा। लार ग्रंथियां क्या बनाती है? तो लार ग्रंथियां क्या बनाती है? लार बनाने का काम करती है। और जो ये लार बनाती है, तो लार क्या है? एक प्रकार का ये भी रस है ना, क्योंकि लारीय ग्रंथि कैसी ग्रंथि कहलाती है? बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। लारीय ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है और ये रस बनाती है, और लार एक प्रकार का रस ही है। अब देखिए लार में क्या क्या होता है, तो लार में दो चीजें पाई जाती है। लार में कितनी चीजें? दो चीजें पाई जाती है। फर्स्ट आप बताएंगे लार में होता है पानी, पानी। और दूसरा आप बताएंगे लार में क्या होते हैं? एंजाइम्स। लार में पानी होता है और एंजाइम होता है। पानी कितने परसेंट में पाया जाता है लार में? तो आप बताएंगे 99%। 99%। और 1% में क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम पाए जाते हैं 1% में एंजाइम, और पानी का प्रतिशत 99%, 99% होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि जो लारीय ग्रंथियां होती है वो कितनी होती है? तो लारीय ग्रंथियां, लारीय ग्रंथि, तो देखिए लारीय ग्रंथि जो होती है ये हमारे मुंह में कितनी होती है? तो ये टोटल कितनी होती है? 6 होती है। टोटल 6 होती है, 2-2 के पेयर में होती है, 2-2 के पेयर में होती है। सबसे पहली आप बताएंगे उस ग्रंथि का नाम है जो मुंह में पाई जाती है, तो आप बताएंगे इसका नाम है पैराटॉइड। पैराटॉइड ग्लैंड। पैराटॉइड ग्लैंड ये कितनी होती है? ये 2 होती है। एक होती है आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड ये कितनी होती है? तो ये भी कितनी होती है? 2 होती है। ये भी 2 होती है। ठीक है। तीसरा देखिए, तो तीसरा होगा आपका क्या? आप बताएंगे सबमैंडिबल। सबमैंडिबल ग्लैंड ये कितनी होती है? तो ये भी कितनी होती है? 2 होती है। ये भी कितनी होती है? 2 होती है। तो देखिए पैराटॉइड ग्लैंड ये भी लारीय ग्रंथि है, ये 2 होती है। सबलिंगुअल कितनी होती है? 2 होती है। और सबमैंडिबल कितनी होती है? तो 2 होती है। तो ये 2-2 ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है, जोड़े में पेयर में पाई जाती है। और टोटल कितनी बताएंगे? टोटल क्या बताएंगे आप? 6 बताएंगे। टोटल आप बताएंगे 6 बताएंगे। ठीक है। अब देखिए जो पैराटॉइड होती है ये कान के पास होती है, मुंह के अंदर कान के पास होती है। सबलिंगुअल कहाँ होती है? तो आप बताएंगे ये जीभ के नीचे, जीभ के नीचे होती है। और सबमैंडिबुलर क्या बताएंगे आप? तो आप बताएंगे निचले जबड़े में, निचले जबड़े में, निचले जबड़े में पाई जाती है सबमैंडिबल ग्लैंड। पैराटॉइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबल ग्लैंड ये क्या करती है? ये लार बनाने का काम करती है। लार में पानी का प्रतिशत कितना होता है? 99% होता है। एंजाइम का प्रतिशत कितना होता है? 1% होता है एंजाइम का। ठीक है। अब देखिए लार में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो लार में एंजाइम्स, लार में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो देखिए लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो 2 एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम होता है लाइजोसोम, लाइजोसोम एंजाइम, और दूसरा एंजाइम होता है टाइलिन, टाइलिन, या फिर इसको कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज,
सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो पहला आप बताएंगे लाइसोसोम एंजाइम और दूसरा आप बताएंगे टाइलिन एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। अब देखिए लाइसोसोम एंजाइम क्या करता है, तो लाइसोसोम एंजाइम क्या करता है, तो ये हमारे मुंह में जीवाणु सूक्ष्म जीवों को, जीवाणु या फिर हम कह दें सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। तो आप बताएंगे कि ये हमारे शरीर में जब हम गलती से कुछ खाना खाते हैं, मान लो कि हमने एप्पल खाया, वो बिना धोए खा लिया, तो उसमें हमारे एप्पल में क्या लगे हुए थे, कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव लगे हुए थे, और उसको मुंह में जब हमने खाया तो हमारे मुंह में लाइसोसोम होता है, और लाइसोसोम उसको क्या करता है, उस सूक्ष्म जीव को, उस जीवाणु को मारने का कार्य करता है। तो आप बताएंगे कि उसको, जीवाणु को मारने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। अब देखिए टाइलिन क्या काम करता है, टाइलिन क्या काम करता है, तो देखिए आपसे पूछा जाता है कि जो टाइलिन होता है वो हमारे मुंह में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। देखिए आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले किसका पाचन होना शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो आप क्या बताएंगे, सबसे पहले हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना शुरू हो जाता है। और कौन करता है, मुंह में टाइलिन करता है। तो आप बताएंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, टाइलिन करता है, मुंह में करता है। और लाइसोसोम क्या करता है, तो मुंह में जीवाणु और सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, अब आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है कि हमारे दांतों ने भोजन को चबा लिया, जीभ ने उसकी सहायता कर दी, लार ग्रंथियों ने कार्बोहाइड्रेट का क्या करा, पाचन किया। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर हो जाता है, तो यहाँ पर किस रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, क्या बताएंगे आप, आंशिक रूप में, आंशिक रूप में। तो आंशिक रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, कौन सा एंजाइम करता है, टाइलिन एंजाइम सबसे पहले करता है, वो भी कहाँ पर, मुंह के अंदर। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, जो आपकी एग्जाम चल रही है आरआरबी ग्रुप डी है ना, जिसके पेपर आज से आपके स्टार्ट हो गए हैं, उन सभी के लिए जो भी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ पाचन तंत्र, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। जैसे एसआई हो गया, एमपी पीएससी हो गया, पटवारी हो गया, आरआरबी और एसएससी वगैरह सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए दांत हो गया, लार हो गया और जीभ के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमारा जो भोजन है वो कैसा भोजन है, तो जो हमारा भोजन है उसके आधे का पाचन हो चुका है और आधे का पाचन नहीं हुआ। जैसे अभी अभी हमने देखा कि हमारे मुंह में हमने, मान लो हमने गेहूं की रोटी खाई, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसने कर दिया, टाइलिन ने कर दिया। तो सबसे पहले टाइलिन ने पाचन किया, पर वो भी कैसे किया, आंशिक रूप से किया। आंशिक का मतलब क्या होगा, बताएंगे आप कि कुछ का किया कुछ का नहीं किया। देखो मुंह में प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ, ना ही वसा का पाचन हुआ, और कार्बोहाइड्रेट का भी हुआ, पर कैसा हुआ, आधा अधूरा हुआ। तो देखिए हमारे मुंह में कैसा खाना है, हमारे मुंह में ऐसा खाना है जिसका पाचन आधे का हो चुका है और आधे का पाचन नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारे मुंह में ऐसा खाना है, मतलब हम बोल सकते हैं कि मुंह में अपचित भोजन, हमारे मुंह में अपचित भोजन, आधा पाचन हो गया आधा नहीं हुआ, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या, बोलस। क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। ठीक है, बोलस कहलाता है। ठीक है, तो बोलस कहलाता है मुंह में अपचित भोजन, हमारे मुंह में अपचित भोजन बोलस कहलाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि जो खाना है वो कहाँ चले गया, अब हमारे मुंह से कहाँ जाएगा, हमारे आमाशय में जाएगा, हमारे पेट में जाएगा। अब जो भोजन है हमारा वो हमारी आमाशय में गया, हमारे पेट में गया, तो ये इस तरह से हमारा जो, ठीक है, इस तरह से
मैंने मान लिया कि ये है आपकी ओइसोफेगस, ठीक है। एक भोजन नली होती है और एक कौन सी नली होती है, आपकी श्वास नली होती है। एक ये आपकी नसिका द्वार है, यहाँ से नसिका द्वार है, यहाँ से आपका मुंह है, यहाँ से आपके दो पाइप हो जाते हैं गले से, एक भोजन नली हो जाती है और एक श्वास नली हो जाती है। तो इसको हम कहेंगे भोजन नली, भोजन नली, और इसको हम क्या कहते हैं, श्वास नली। ट्रेकिया, इसको कहते हैं ओइसोफेगस, 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 ठीक है। तो जो खाना है हमारा वो भोजन नली के बाद, भोजन नली के माध्यम से, भोजन नली के द्वारा पेट में जाता है, अमाशय में जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो भोजन नली होती है, भोजन नली की लंबाई कितनी होती है, भोजन नली की लंबाई। तो भोजन नली की लंबाई कितनी होती है, आप बताएंगे कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कितना बताएंगे आप, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर तो अमाशय तक का जो रास्ता होता है वो भोजन नली कहलाती है। तो आप बताएंगे उसकी कितनी लंबाई होती है, 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है भोजन नली की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है ये जो हमारा भोजन है, ये जो भोजन है ये भोजन नली से होते हुए, ओइसोफेगस से होते हुए हमारे अमाशय में, हमारे जठर में, हमारे उदर में प्रवेश कर जाता है। तो देखिए आगे आपसे क्या पूछा जाता है, आगे आपसे अमाशय के बारे में पूछा जाएगा। अमाशय, इसको क्या कहते हैं, जठर, उदर, या फिर क्या कहें, स्टमक, स्टमक, ठीक है। इस तरह से आपका जो अमाशय है, अमाशय के बारे में आपसे पूछा जाता है कि भोजन तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि अमाशय में जो भोजन जाता है, तो अमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है और किन किन चीज़ों का पाचन हो जाता है। तो आप बताएंगे कि ये जो हमारा अमाशय है, तो हम इस तरह से अमाशय बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने अमाशय बनाया। हमारा पेट है, ये समझ लीजिए आप। तो हमारे पेट में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है जठर ग्रंथि। हमारे पेट में जठर ग्रंथि पाई जाती है। ये जो जठर ग्रंथि होती है ये कौन सा रस निकालती है, तो जठर ग्रंथि कौन सा रस बनाती है, क्या बताएंगे आप लोग, जठर रस। जठर रस, जठर ग्रंथि ने कौन सा रस बनाया, जठर रस बनाया। और ये जो जठर रस होता है, इस रस में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं और जो खाने का क्या करते हैं, पाचन का कार्य करते हैं। तो देखिए जठर रस में क्या क्या होता है, जठर रस में क्या क्या होता है। तो जठर रस में पहले क्या होता है, सबसे पहले HCl। HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरे नंबर पर क्या होता है, पानी, वाटर। और तीसरे नंबर पर क्या होता है हमारे जठर रस में, आप बताएंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स, तो आप बताएंगे दो एंजाइम्स। एक का नाम होता है पेप्सिन, दूसरे का नाम होता है रेनिन। रेनिन, ठीक है, पेप्सिन और क्या बताएंगे आप, रेनिन बताएंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पानी, दूसरा पानी पाया जाता है जठर रस में, और तीसरा क्या पाया जाता है, एंजाइम्स पाया जाता है। अब देखिए हमारे अमाशय में कौन गया, तो बोलस गया, क्योंकि हमने बोला था मुंह में ऐसा खाना जो आधा पचा हुआ है और आधा पचा हुआ नहीं है, वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। और जो बोलस है वो भोजन नली के द्वारा कहाँ पर आ जाता है,
अमाशय में आ जाता है। तो अमाशय में जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पानी और एंजाइम होता है जो क्या करते हैं, ये जठर रस खाने का पाचन करवाने में सहायक होता है। तो देखिए बात करते हैं हम सबसे पहले HCl की। HCl क्या करता है हमारे लिए? तो HCl क्या करता है, ये एक प्रकार का एसिड होता है, ये एक प्रकार का एसिड होता है। और ये क्या करता है, तो देखिए एसिड का काम क्या होता है, मारने का काम होता है, नष्ट करने का कार्य होता है। तो देखिए हमारे मुंह में हमने कोई खाना खाया था, तो ये जो खाना है ये बैक्टीरिया के साथ खाना अगर आ गया है हमारे मुंह में, तो किसने मारा था? तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया को कौन मारता है? तो क्या बताएंगे आप लोग? लाइसोसोम मारता है ना, लाइसोसोम मारता है। अब मान लो कि लाइसोसोम ने कुछ ही जीवाणुओं को मार पाया है, कुछ ही सूक्ष्म जीवों को मार पाया है, तो इसका जो अधूरा काम है ये कौन पूरा करता है? तो ये कौन करता है? पूरा HCl पूरा करता है। तो आप बताएंगे ये बैक्टीरिया को या हम कहें सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीवों को मारता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। और दूसरा काम क्या बताएंगे आप लोग? तो ये एसिड है, ये एसिड है जलाने का काम करता है, मिटाने का काम करता है। तो ये हमारे पेट में जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ज़्यादा पचाने के लिए ज़्यादा रस निकलेगा। ज़्यादा रस कौन सा निकलेगा? जठर रस निकलेगा। तो ये जो जठर रस है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ज़्यादा निकलने लग जाता है और ये हमें क्या कर देता है? तो ये पेट में एसिडिटी कर देता है। ठीक है, ये हमारे पेट में क्या कर देता है? एसिडिटी कर देता है, मतलब अम्लीयता कर देता है। और इस अम्लीयता को दूर करने के लिए हम क्या पीते हैं? हम इनो पीते हैं। इस अम्लीयता को दूर करने के लिए हम इनो पीते हैं। और इनो क्या होता है? इनो होता है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार होता है जो किस चीज का बना होता है? आप बताएंगे MgOH ट्वाइस। इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या बताएंगे आप? जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो किसकी वजह से एसिडिटी होती है? HCl की वजह से एसिडिटी होती है। और इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम इनो पीते हैं। इनो क्या है? एक दुर्बल क्षार है। और जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वहाँ पर अम्ल जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। और क्षार क्या, कौन सा क्षार पीते हैं हम? MgOH ट्वाइस, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आप बताएंगे कि HCl ने अपना काम कर दिया, एसिडिटी कर दी, या फिर हम कहेंगे जीवाणुओं को मार दिया। फिर पानी हमारे पाचन में सहायक होता है, पानी से ही बनता है जठर रस। और तीसरे नंबर पर क्या होंगे? एंजाइम होंगे। एंजाइम, कितने एंजाइम होते हैं? 2 एंजाइम होते हैं। एक होता है पेप्सिन, दूसरा क्या होता है? रेनिन होता है। ठीक है, दूसरा रेनिन होता है। तो अब आपसे पूछा जाता है कि हमारे पेट में जो एंजाइम्स होते हैं, हमारे पेट में जो एंजाइम्स होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं हमारे पेट में एंजाइम। सबसे फर्स्ट आप बताएंगे, क्या बताएंगे आप लोग? तो आप बताएंगे पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है? तो पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करते हैं? ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। पेप्सिन एंजाइम ने किसका पाचन कर दिया? तो आप बताएंगे कि पेप्सिन ने प्रोटीन का पाचन कर दिया। तो जब पेप्सिन, जो पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन ने जब प्रोटीन का पाचन किस तरह से करता है? तो मान लिया कि हमने कोई दाल वगैरह खाई है ना, जिसमें प्रोटीन है। ये प्रोटीन गया किसके पास? पेट में गया। पेट में कौन मिला इसको? पेप्सिन मिला। और पेप्सिन ने इस प्रोटीन को किस में बदल दिया? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में बदल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। कैसा करता है, क्या बताओगे? आंशिक रूप से।
आंशिक रूप से पाचन करता है पेप्सिन प्रोटीन का, ठीक है, पूरी तरीके से पाचन नहीं करता है। देखिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है। अब देखिए ये तो पहला एंजाइम हो गया, दूसरा एंजाइम कौन सा है, क्या बताएंगे, रेनिन एंजाइम। तो जो रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम का काम क्या है, तो देखिए आप दूध पीते हैं और दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है, पर सिर्फ दूध में जो पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है, जिसका नाम है केसीन प्रोटीन। तो दूध का पाचन किसने किया, बताएंगे, रेनिन ने किया, ठीक है। आप जो भी दूध पीते हैं, दूध को पचाने का काम किसका है, रेनिन का है। तो दूध का डाइजेशन कर देता है, आप बताएंगे कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण पाचन। यहाँ पर दूध का पूर्ण पाचन होता है, पर प्रोटीन का कैसा पाचन होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, आंशिक रूप से पाचन होता है। अब मुझे आप बताइए कि हमारे पेट में ऐसा खाना है जिसमें आधे का पाचन हो चुका है, आधे का पाचन नहीं हुआ। किसका पाचन नहीं हुआ और किसका हो गया, तो देखिए जो खाना हमारे मुंह से आया था उसमें कार्बोहाइड्रेट का आधे का पाचन हो गया था और आधे का नहीं हुआ था। अब जो हमारे पेट में जो खाना है उसमें प्रोटीन के आधे का पाचन हो गया, आधे का पाचन नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हुआ ही नहीं था। और दूध का क्या पाचन हुआ, संपूर्ण पाचन हुआ। देखिए कौन कौन बचे हैं अभी पाचन करवाने के लिए, तो प्रोटीन बचा है अभी पाचन, पूर्ण पाचन होने के लिए, वसा बची है और क्या बचा है, कार्बोहाइड्रेट अभी पाचन करने के लिए बचा है, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं हम, तो देखिए हमारे पेट में ऐसा खाना जिसमें आधे का पाचन हो गया है, आधे का पाचन नहीं हुआ है, आधे का पाचन हो गया है, आधे का पाचन नहीं हुआ है, तो पेट में अपचित खाना, पेट में अपचित भोजन, पेट में अपचित भोजन क्या कहलाता है, क्या बताएंगे, काइम। पेट में अपचित भोजन क्या कहलाता है, काइम कहलाता है, ये याद रखिएगा। और मुंह में अपचित भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब जो हमारा खाना होता है वो हमारे आमाशय से, हमारे पेट से कहाँ जाता है, तो छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर एनस में जाता है, फिर शरीर से बाहर चले जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो हमारा खाना होता है वो कहाँ गया, आप बताएंगे, वो गया छोटी आंत में, छोटी आंत में, खाना छोटी आंत में गया हमारा। तो हम छोटी आंत बना लेते हैं। ये छोटी आंत बनाई हमने, ठीक है, छोटी आंत बनाई। अब देखिए छोटी आंत के इस भाग को क्या कहते हैं, जो ये जो भाग है आपका स्टार्टिंग वाला, इतना जो भाग है ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं ड्यूडेनम। दूसरे नंबर पर जो ये भाग है इसको क्या कहते हैं, जेजुनम। और तीसरे नंबर पे जो नीचे वाला भाग होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तीन भाग होते हैं हमारी छोटी आंत के। तो देखिए अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी आंत में जब खाना जाता है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम वाले भाग में जाएगा।
फिर जेजुनम वाले भाग में जाएगा, फिर इलियम वाले भाग में जाएगा। तो देखिए आपसे पूछा जाता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो आप बताएंगे 6 से 6.5 मीटर, 6 से 6.5 मीटर। और छोटी आंत की मोटाई या कहें चौड़ाई, छोटी आंत की मोटाई या चौड़ाई, तो आप बताएंगे कि 1 से 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच। लंबाई 6 से 6.5 मीटर और मोटाई होती है 1 से 1.5 इंच की मोटाई या चौड़ाई कह सकते हैं, उतनी होती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि खाना सबसे पहले ड्यूडेनम वाले भाग में गया, तो जो ड्यूडेनम वाला भाग होता है, ड्यूडेनम वाले भाग में दो चीजें जुड़ी होती है, दो चीजें जुड़ी होती है। एक होता है क्या, यकृत, और दूसरा क्या होता है, अग्नाशय। और एक और चीज होती है जिसका नाम है पित्ताशय। अब देखिए ये क्या है, तो ये आप बताएंगे, इसको हम कहते हैं अग्नाशय। ये क्या है, ये है लीवर, यकृत, और ये क्या है, इसको हम कहते हैं पित्ताशय। इसको कहते हैं इंग्लिश में गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये लीवर हो गया, ये पित्ताशय हो गया, ये अग्नाशय हो गया। और लीवर, पित्ताशय और अग्नाशय, ये तीनों चीजें किस भाग में आती है, ड्यूडेनम वाले भाग में आती है। दूसरे नंबर पर जेजुनम है और तीसरे नंबर पर क्या है, इलियम बताएंगे। इलियम तीसरे नंबर पे है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ड्यूडेनम के बारे में। ड्यूडेनम के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए छोटी आंत के पहले क्या है, स्टमक है, अमाशय है। अमाशय से जैसे ही भोजन नीचे जाएगा, तो देखिए सबसे पहले ये हमारा यहाँ से अमाशय से ये नली लगी हुई है, तो यहाँ से भोजन आया, यहाँ गया, तो सबसे पहले किसके सामने आएगा, सबसे पहले भोजन किसके सामने आता है, लीवर के सामने आता है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी लीवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लीवर के बारे में हम पढ़ते हैं, लीवर, यकृत, लीवर, ठीक है। तो देखिए लीवर के बारे में आपसे क्या पूछा जाता है, तो जो लीवर होता है हमारा, लीवर किसका भाग होता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग का उपभाग होता है लीवर, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये किसका भाग होता है, छोटी आंत का। ये छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग से जुड़ा होता है। ये छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग से जुड़ा होता है। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लीवर के बारे में कि लीवर, यकृत का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ लीवर, या यकृत का अध्ययन करना, स्टडी करना, क्या कहलाता है, हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ लीवर, लीवर के बारे में अध्ययन करना हिपैटोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता किसके पास होती है, लीवर के पास होती है, यकृत के पास होती है। तो जो यकृत की कोशिकाएं होती है, यकृत की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक कोशिकाएं। और इनके पास सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होगी।
तो देखिए हमारी लीवर की कोशिकाओं के पास में सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। आपसे पूछा जाता है कि लीवर का, यकृत का वजन कितना होता है, तो कितना भारी होता है हमारा लीवर? ये होता है 1.5 से 1.7 किलोग्राम। तो देखिए ये सबसे भारी, हमारे शरीर का सबसे भारी व सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। तो देखिए जो लीवर होता है हमारा, लीवर की कोशिकाओं को हेपेटिक कोशिकाएं कहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। मतलब ये जो कोशिकाएं होती है ये जल्दी से अपने आप को पुनर्निर्माण, मतलब 1 से 2, 2 से 4, ये अपने आप को विभाजित कर सकती है जल्दी। और लीवर का वजन कितना होता है? तो 1.5 से 1.7 किलोग्राम। सबसे ज्यादा भारी और सबसे ज्यादा बड़ा अंग कौन सा है? तो क्या बताएंगे आप लोग? लीवर बताएंगे, यकृत के बारे में ही बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यकृत के सामने भोजन हमारा गया, यकृत के सामने जब भोजन जाता है तो यकृत इसका किस प्रकार से पाचन करता है, और ये मैंने यहाँ पे बनाया है पित्ताशय। तो इसका क्या काम है ये हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यकृत क्या बनाता है? यकृत बनाता है, यकृत के द्वारा बनाया जाता है पित्तरस, जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। पित्तरस बनाता है यकृत, ठीक है। और पित्तरस क्या करता है? तो पित्तरस किसका पाचन करता है? तो पित्तरस करता है किसका पाचन? पित्तरस वसा का पाचन करता है। पित्तरस ने वसा का पाचन कर दिया। जब वसा का पाचन होता है किसके द्वारा? आप बताएंगे बाइल जूस, पित्तरस के द्वारा। तो वसा किस में परिवर्तित हो जाती है? वसा वसीय अम्ल में। वसा के द्वारा वसा जो है वो पचित होकर बाइल जूस के द्वारा वो किस में परिवर्तित होती है? वसीय अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ पर कैसा पाचन होता है? पूर्ण के आंशिक। क्या बताएंगे आप लोग? यहाँ पर आंशिक पाचन होता है, मतलब अभी भी पाचन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। किसका? वसा का। अब देखिए वसीय जो बाइल जूस होता है वो सिर्फ वसा का पाचन करता है, ना तो वो प्रोटीन का पाचन करेगा, ना ही वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। तो यहाँ पर उसने कैसा पाचन कर दिया? आप बताएंगे आंशिक पाचन करता है कौन? पित्तरस, ठीक है। अब जो ये पित्तरस होता है, पित्तरस का कलर कैसा होता है? पित्तरस का रंग कैसा होगा? तो पित्तरस का रंग कैसा होता है? हरा, ग्रीन, ठीक है। पित्तरस का रंग जो होता है वो हरा होता है। किसके वजह से हरा होता है पित्तरस का रंग? तो लीवर एक वर्णक बनाता है जिसका नाम है बिलीवर्डिन। तो देखिए लीवर ने कौन सा वर्णक बनाया? बिलीवर्डिन बनाया। और बिलीवर्डिन ने क्या कलर दिया? हरा रंग दिया। किसको दिया? पित्तरस को दिया। तो आपसे पूछा जाता है कि पित्तरस का रंग कैसा होता है? बताएंगे आप लोग हरा बताएंगे, जबकि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला बताएंगे, ठीक है। किसके वजह से होता है प्लाज्मा का रंग पीला? किसके वजह से? बिलीरुबिन के वजह से। बिलीरुबिन के वजह से पीला, और ये बिलीवर्डिन के वजह से हरा, ठीक है। अब देखिए जब पित्तरस ज्यादा मात्रा में निकलता है, जब पित्तरस ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि लीवर से, यकृत से क्या जुड़ा है? पित्ताशय जुड़ा है। और जब लीवर ज़्यादा मात्रा में पित्तरस निकालता है तो ये पित्तरस कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है?
तो ये इकट्ठा हो जाता है कहाँ पर, पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। पित्ताशय का काम क्या होता है, तो पित्ताशय का काम ये होता है कि पित्त रस को क्या करना, संग्रहित करना। तो पित्त रस ज्यादा मात्रा में निकलता है तो पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो जब पित्त रस ज्यादा मात्रा में निकलता है तो पित्ताशय में जाकर इकट्ठा हो जाता है, और पित्ताशय का काम यही है कि ज्यादा पित्त रस को अपने पास में समाहित कर लेना, संग्रहित कर लेना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए हमारा जो लीवर है, लीवर का काम हो गया, पित्ताशय के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखिए हमको किसके बारे में पढ़ना है, तो जो भोजन है हमारा ये लीवर से, लीवर के सामने से कहाँ जाएगा, अब जाएगा अग्नाशय के पास। अग्नाशय के सामने जाएगा अब हमारा भोजन, क्योंकि यहाँ पर पाचन हो गया है वसा का आंशिक रूप से। अब ऐसा खाना है जहाँ पर वसा का कुछ पाचन हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट का कुछ पाचन हो चुका है और प्रोटीन का कुछ पाचन हो चुका है, अभी भी पाचन बचा है। तो अब जो पाचन है वो कहाँ से होगा, अग्नाशय से होगा, अग्नाशय से होगा। तो अब हम पढ़ते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय, ठीक है, तो देखिए ये हमने बनाया अग्नाशय। ये अग्नाशय, अग्नाशय का आकार, अग्नाशय का आकार किस तरह से दिखाई देता है, अग्नाशय का आकार क्या होता है, पत्ती नुमा, पत्ती नुमा आकार होता है। दूसरी चीज अग्नाशय के बारे में और क्या पूछी जाती है आपसे, कि अग्नाशय की खोज किसने की थी, किसने की थी, लैंगहेरेंस ने, लैंगहेरेंस ने की थी। तीसरी चीज आपसे पूछा जाता है कि अग्नाशय क्या है, तो अग्नाशय एक प्रकार की क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। तो हम पढ़ चुके हैं कि मिश्रित ग्रंथियां क्या होती है, जो रस भी निकाले, जूस निकाले, एंजाइम्स निकाले और हार्मोन्स तीनों निकाले। तो अग्नाशय जूस मतलब रस, एंजाइम्स और हार्मोन्स तीनों निकालता है, तीनों निकालता है। इसलिए अग्नाशय को क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और ये हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, क्या बताओगे, अग्नाशय एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। अब देखिए अग्नाशय किससे मिलकर बनी है, तो अग्नाशय एक प्रकार की ग्रंथि है, एक प्रकार का अंग होता है। तो अग्नाशय जो अंग होता है, जो ग्रंथि होती है, तो हर कोई अंग किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बन के बना होता है। और अग्नाशय की कोशिकाएं, अग्नाशय की कोशिका, तो देखिए अग्नाशय की कितनी कोशिका होती है, अग्नाशय की 4 कोशिका होती है। तो देखिए हम बना लेते हैं अग्नाशय की कोशिका। तो ये हमारा अग्नाशय है, ठीक है, एक ये कोशिका बनाए हम, ठीक है, इस तरह से ये हमने बनाया अग्नाशय। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितनी कोशिका, तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि 4 कौन कौन सी होती है। एक होती है अल्फा कोशिका, एक होती है बीटा कोशिका, एक होती है डेल्टा कोशिका और एक होती है एफ कोशिका। अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल, ठीक है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स होती है। अब देखिए सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका होती है, तो सबसे ज्यादा बीटा कोशिकाएं होती है। इनका प्रतिशत कितना होता है, 70%। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी कोशिका है, बीटा कोशिका है, जो कितने प्रतिशत में होती है,
70% में होती है। अल्फा कोशिकाएं तो ये हम बना लेते हैं, ये अल्फा कोशिकाएं हैं और इनका प्रतिशत कितना होता है? 20 होता है। और बचा कितना? तो बचा आपका 10%, तो 5% में डेल्टा कोशिका और 5% में कौन सी कोशिका? एफ कोशिका। 5% में एफ कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए ये एक प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे एग्जाम में कि सबसे ज्यादा अग्नाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है या कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। आप बताएंगे बीटा कोशिकाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है, अल्फा कोशिकाओं का 20% और बची क्या? डेल्टा कोशिका और एफ कोशिका, ये 5-5% में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये हमने अग्नाशय के बारे में जानकारी देखी। इसकी खोज किसने की थी? लैंगहेरेंस ने। आकार पत्तीनुमा मिश्रित ग्रंथि है, जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों बनाती है। अग्नाशय कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है? 4 कोशिकाओं से, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब देखिए, अब हमको क्या पढ़ना है अग्नाशय के बारे में? तो हम तो पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। ठीक है, तो पाचन तंत्र में भोजन का पाचन करवाने के लिए अग्नाशय की क्या भूमिका है, ये हमको पढ़ना है। तो देखिए, इसकी जो अल्फा बीटा, देखिए इसकी जो अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका, अग्नाशय की अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिका, ये तीनों कोशिका क्या बनाती है? हार्मोन्स बनाती है। और कौन सी कोशिका? एफ कोशिका। एफ कोशिका ही क्या बनाती है? सिर्फ एंजाइम्स बनाती है। एफ कोशिका ही सिर्फ एंजाइम्स बनाती है। और हमको एफ कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है कि एफ कोशिका किस तरह से एंजाइम्स बनाती है कि वो हमारे भोजन का क्या कर पाते हैं? पाचन कर पाते हैं। तो जो एफ कोशिकाएं हैं, देखिए भोजन का पाचन हार्मोन्स नहीं करते, एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम कौन सी कोशिकाओं के बारे में? एफ कोशिकाओं के बारे में। तो देखिए, एफ कोशिकाएं, एफ सेल, एफ कोशिकाएं क्या करती है? तो एफ कोशिकाएं पाचन का कार्य करती है। ये क्या बनाती है? तो ये बनाती है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस में क्या होते हैं? अग्नाशयी रस में एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो 3 एंजाइम होते हैं। पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज और तीसरा है एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज और क्या बताएंगे आप? एमाइलेज। ट्रिप्सिन ने किसका पाचन किया? प्रोटीन का पाचन। लाइपेज ने किसका पाचन किया? फैट का, वसा का पाचन। एमाइलेज ने किसका पाचन किया? तो कार्ब्स का, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज ने पाचन किया प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का। अब यहाँ पर कैसा पाचन होता है? पूर्ण पाचन। यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, संपूर्ण पाचन हो जाता है, 100% डाइजेशन हो जाता है। अब कोई भी चीज नहीं बची है पाचन होने के लिए सिवाय एक चीज के, पानी। पानी का पाचन हमने अभी तक नहीं पढ़ा। पानी का भी पाचन होता है, अवशोषण होता है, उत्सर्जन होता है। और ये किसके द्वारा होता है? तो ये बड़ी आंत के द्वारा होता है, बड़ी आंत के द्वारा। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, हमने हमारी छोटी आंत पढ़ी जिसमें हमने लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय के बारे में पढ़ा। अब जो खाना है ये कहाँ जाएगा? ये खाना जाता है कहाँ? कौन से भाग में? जेजुनम भाग में। जेजुनम भाग में जाता है। तो देखिए जेजुनम का काम क्या है? तो जेजुनम का काम ये है कि खाने को, जो खाना ड्यूडेनम से आया है नीचे, छोटी आंत में खाना कहाँ से आया है? ड्यूडेनम से नीचे आएगा। कहाँ पर आएगा? जेजुनम में आएगा। तो जेजुनम में कुछ भी नहीं होता है, जेजुनम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है?
इलियम में ट्रांसफर कर देता है। तो जेजुनम ने खाने को कहाँ पहुंचा दिया? इलियम में पहुंचा दिया। अब इलियम में जो खाना आया है उसका क्या होगा? तो हम जेजुनम की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट किसकी बात करते हैं? इलियम की बात करते हैं। तो चलिए इलियम के बारे में देखते हैं। इलियम, अब देखिए जो जेजुनम होता है, जेजुनम ने क्या कर दिया? खाना किस में ट्रांसफर कर दिया? इलियम में। इलियम किसका भाग है? इलियम छोटी आंत का भाग है। ठीक है, इलियम छोटी आंत का भाग है। और इलियम में जो खाना आया है, इलियम में जो खाना आया है, तो वो खाना कैसा खाना आया है? जो क्या हुआ कि पूरा पाचन खाने का हो चुका है। पर देखिए जिस प्रकार हम जूस बनाते हैं किसी भी फल का, है ना, तो मान लो हमने अनार का जूस बनाया या हमने अंगूर का जूस बनाया, तो उसको जूस को जब पीसा जाता है, अंगूर को मान लो पीसा जाता है, तो जूस के साथ में जो वेस्टिजियल मटेरियल भी होता है, जैसे उसके छिलटे भी होते हैं वगैरह, फिर हमको क्या करना पड़ता है? उसको छानना पड़ता है। जो जूस है वो अलग हो जाता है और जो आपके उसके अंगूर के छिलटे होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो उसी तरह से खाना जो है हमारा, उसके पोषक तत्व और जो खाना पच चुका है, तो वो वेस्ट दोनों का क्या है? मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है। तो उससे हमको क्या छनवाना है? पोषक तत्व बाहर निकालना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है, जैसे प्रोटीन से अमीनो अम्ल मिलता है, और जैसे वसा से क्या मिलता है? वसी अम्ल। तो उनको हमको अलग निकलवाना है। तो वो काम कौन करता है? इलियम करता है। तो देखिए इलियम में क्या होता है? तो इलियम में कुछ इस तरह से संरचनाएं बनी होती है, कुछ इस तरह से। ये जो संरचना है ये इलियम में बनी हुई है। ठीक है, तो इलियम में कुछ इस तरह से संरचनाएं बनी होती है। और जेजुनम से इलियम में खाना आया, तो इन संरचनाओं में खाना फंस जाता है, इन संरचनाओं में खाना फंस जाता है। यहाँ पर जो है वो खाना आ चुका है, यहाँ पर खाना आ चुका है। और ये जो संरचनाएं होती है, इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? इन संरचनाओं को कहते हैं उंगली नुमा संरचना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या इनको कहा जाता है विली, विली या विलाई। आपसे पूछे कि विली या विलाई कहाँ पर पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। छोटी आंत के कौन से भाग में पाई जाती है? इलियम भाग में पाई जाती है विली या विलाई। ठीक है, तो इलियम वाले भाग में उंगली नुमा संरचना विलाई पाई जाती है। अब जो खाना है वो विलाई में आकर फंस चुका है। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटी छोटी सी रक्तवाहिकाएं पाई जाती है, बिल्कुल छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी सी रक्तवाहिकाएं, नलियां पाई जाती है। और ये नलियां क्या करती है? तो ये नलियां खाने के पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को ग्रहण कर लिया, अमीनो अम्ल को ग्रहण कर लिया, और वसी अम्ल को ग्रहण करने का काम किसका है? ये छोटी छोटी सी रक्तवाहिकाओं का है। मतलब कि खाने से सारे पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम है। तो आप बताएंगे ये जो उंगली नुमा संरचना जो विलाई है, ये पोषक तत्वों को, ये पोषक तत्वों को भोजन से अवशोषित कर लेती है, भोजन से अवशोषित करती है। तो भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित कर कहाँ पर किया जाता है? तो ना तो आमाशय में अवशोषण का काम हो रहा था, ना मुंह में अवशोषण का काम हो रहा था। कहाँ पर अवशोषण का काम होता है? छोटी आंत के कौन से भाग में? इलियम वाले भाग में पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। अब देखिए, अब जो पोषक तत्वों का अवशोषण हो गया है तो वो खाना हमारे कोई भी काम का नहीं है। अब क्या बचा? पानी बचा है उस खाने में। पोषक तत्वों का तो अवशोषण हो चुका है, पानी बचा है और वो वेस्ट मटेरियल बचा है। तो वो कहाँ पर आ जाता है? वो निकलकर नीचे जमा हो जाता है, नीचे जमा हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर जमा हो गया है
खाना जिसमें पानी है और वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि पोषक तत्वों तो अवशोषित कर लिए गए हैं। अब ये जो खाना है ये नीचे से कहाँ जाता है? ये नीचे से जाता है कहाँ पर? बड़ी आंत में। कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। और ये बड़ी आंत जो होती है ये इलियम से कनेक्टेड होती है। तो चलिए हम बात करते हैं बड़ी आंत की। तो देखिए हम बना लेते हैं बड़ी आंत। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने बड़ी आंत बनाई है। ये छोटी आंत है अंदर और ये बड़ी आंत है। यहाँ पर अग्नाशय है, यहाँ पर लीवर है, ये लीवर है और ये क्या है? पित्ताशय है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जो बड़ी आंत होती है तो बड़ी आंत में यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? सीकम। इसको क्या कहते हैं? कोलोन। और इसको क्या कहते हैं? रेक्टम। और इसको कहते हैं एनस, गुदा द्वार, एनस। तो ये हमने बना ली क्या? बड़ी आंत बना ली हमने। ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत के कितने भाग हैं? तो बड़ी आंत के 3 भाग हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है और बड़ी आंत की मोटाई या चौड़ाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई बताएंगे 3 इंच। बड़ी आंत चौड़ाई की वजह से बड़ी कहलाती है। बड़ी आंत चौड़ाई की वजह से बड़ी कहलाती है। चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 3 इंच होती है बड़ी आंत की चौड़ाई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए बड़ी आंत का कौन सा भाग सबसे पहले? सीकम। सीकम भाग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए सीकम, सीकम वाला जो भाग होता है, सीकम किसका भाग है? एग्जाम में पूछे तो बता देना, बड़ी आंत का भाग है। तो सीकम बड़ी आंत का भाग है। अब सीकम में देखो मैंने ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया है, आपको दिख रहा होगा इस तरह से। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है, इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। और सीकम में क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स पाया जाता है। सीकम में अपेंडिक्स पाया जाता है। और ये अपेंडिक्स क्या होता है? पूरी तरह से अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग का मतलब होता है ऐसा अंग जिसका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं होता है। तो अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं होता है। ये हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका काम कब था? जब ये कहाँ होता है? ये जानवरों में पूंछ की तरह होता है। इससे एंजाइम्स निकलते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करवाते हैं। अब मनुष्य जो है वो सेल्यूलोज नहीं खाता है। वो क्या नहीं ग्रहण करता? वो घास पत्तियां वगैरह नहीं खाता है। तो हम सेल्यूलोज लेते भी नहीं है और हमको उसका पाचन भी नहीं करवाना होता है। तो अपेंडिक्स हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है, अवशेषी अंग है। और जब ये अपेंडिक्स पर स्वेलिंग आ जाती है, ये दर्द करता है, जब हम कुछ तेल वगैरह मसाले का खा लेते हैं तो डॉक्टर इसको काट के बाहर निकाल देते हैं, अपेंडिक्स बाहर निकाल देते हैं। उससे कोई भी फर्क हमारे शरीर में नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो सीकम वाले भाग में कुछ नहीं होता। खाना आया छोटी आंत से, आया और सीकम से होते हुए कहाँ चले गया? कोलोन। ठीक है, तो कोलोन, अब हम पढ़ते हैं कोलोन। देखिए कोलोन क्या होता है? कोलोन बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग। कोलोन जो होता है, तो कोलोन बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर आपसे पूछे
कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा भाग होता है, तो क्या बताओगे, कोलोन भाग बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, ये आप बता दोगे। कोलोन में होता क्या है, तो कोलोन में किसका अवशोषण होता है, पानी का पाचन, पानी का पाचन व अवशोषण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो अभी फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर था आरआरबी ग्रुप डी का, तो वहां पर पूछा गया था कि किस भाग में पानी का पाचन होता है, अवशोषण होता है, तो आंसर था आपका क्या, कौन सा भाग, कोलोन भाग। कोलोन भाग में पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, ये बता देंगे आप लोग। अब चलिए, अब जो खाना है हमारा, अब खाना है, खाने में से जो भोजन है, भोजन में से क्या निकल चुका है, पानी निकल चुका है। भोजन में से पानी निकल चुका है, कहाँ पर आके निकला, कोलोन वाले भाग में आकर निकला, पानी अवशोषित हो गया है, पचित हो चुका है। अब जो खाना है हमारा, कैसा खाना बन गया है, मल, जिसको क्या कहेंगे हम, मल कहेंगे, इसको हम कहेंगे मल बन गया है ये, या हम इसको कहेंगे फेसस, या क्या है ये, वेस्ट फूड। ठीक है, कोई भी हमारे काम का नहीं है, ये मल बन चुका है, इसमें से स्मेलिंग आने लग जाएगी, दुर्गंध आने लग जाएगी, तो ये खाना क्या बन जाएगा, मल बन जाएगा। किस भाग में, कोलोन भाग में। और जो कोलोन वाला जो भाग होता है, तो कोलोन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, कोलोन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है। इस बैक्टीरिया का नाम है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या बताएंगे आप लोग, ई कोलाई, इचेरिया कोलाई। इचेरिया कोलाई। और ये जो इचेरिया कोलाई है, ये क्या करता है, तो ये मल को खाता है, मल को खाता है, ये मल को खाता है, ये हमारे मल को खाता है, और हम इसको उसका भोजन देते हैं। इसका भोजन क्या है, मल है, तो ये मल को खाएगा। ये जीवाणु जो इचेरिया कोलाई होता है, जो बैक्टीरिया होता है, ये हमारे मल को खाता है। और जो ये मल को खाता है, तो हमें बदले में कुछ देता है ना, क्योंकि जो इंसान होता है बहुत मतलबी प्रवृत्ति का होता है, लेना देना चलते रहता है। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, मल को खाएगा, और हमें क्या देगा, तो हमें देता है क्या, विटामिन के और विटामिन B12। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें विटामिन के मिलता है और विटामिन B12 मिलता है। अब जो ये खाना है, ये हमारे कोई भी काम का नहीं है, ये खाना हमारे कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि हमने विटामिन के भी ले लिया, B12 भी ले लिया, इचेरिया कोलाई को हमने खाना दे दिया, मल को उसको भोजन दे दिया हमने। बैक्टीरिया और हम दोनों साथ साथ में रहते हैं। तो आपसे ये पूछा जा चुका है कि इचेरिया कोलाई हमारे शरीर में कहाँ पर रहता है, तो कहाँ पर रहता है, कोलोन में रहता है, कोलोन में रहता है। अब जो खाना है हमारा, तो देखिए अब जो खाना है वो कोलोन से कहाँ आ गया है, रेक्टम में। ठीक है, रेक्टम में खाना आ चुका है। और जब खाना हमारे रेक्टम में आ जाता है, खाना हमारे रेक्टम में आ गया है, तो रेक्टम में खाना 2 से, ठीक है, आप बताएंगे, है ना, रेक्टम में जो खाना है वो कुछ घंटे रहता है। रेक्टम में खाना कुछ घंटे रहता है, उसके बाद में एनस के थ्रू, मतलब गुदा द्वार के थ्रू, एनस के थ्रू, गुदा के थ्रू शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने क्या कंप्लीट किया आज, पाचन तंत्र जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हम पाचन तंत्र के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, तो देखिए सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, तो आप बताएंगे,
ठीक है। हमने जो दांतों को इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, हमने उनके बारे में पढ़ा था कि अस्थायी दांतों का सूत्र क्या है। क्या बताएंगे आप? 2102 बताएंगे। मच्छर में 47 दांत होते हैं, कुत्ते में 28, बिल्ली में 26, शेर में 30 और सबसे ज़्यादा दांत किस में होते हैं? डॉल्फिन में होते हैं। दांतों का इनामेल क्या होता है? सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तीसरे नंबर पर जीभ की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। ये मांसपेशी अंग है, संवेदी अंग है। हड्डी जोड़ के रखती है जीभ को गले से, उसको क्या कहते हैं? उसको हायोड कहते हैं, ठीक है। जीभ के अग्रभाग से मीठा स्वाद आता है, पश्च से कड़वा स्वाद आता है, आइट साइड से नमकीन स्वाद हमको आता है, ठीक है। चलिए, लार ग्रंथियों में 99% पानी होता है लार में और 1% एंजाइम होता है। तो देखिए, लार में कौन से एंजाइम होते हैं? लाइसोसोम होते हैं, जो क्या करते हैं? जीवाणुओं को मारने का कार्य करते हैं। और टाइलिन एंजाइम क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है आंशिक रूप से, ठीक है। मुंह में अपचित भोजन को क्या कहते हैं? तो मुंह में अपचित भोजन को कहते हैं बोलस। बोलस कहते हैं। जठर ग्रंथियां जठर रस बनाती है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पानी और एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है? बैक्टीरिया मारता है, पेट में एसिडिटी कर देता है। फिर हम इनो पीते हैं। इनो हम क्या पीते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पीते हैं। उसके बाद में देखिए, एंजाइम्स, पेप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। और आप बताएंगे आंशिक रूप से। और रेनिन क्या करेगा? दूध का पाचन करेगा। पूर्ण पाचन करता है दूध का, ठीक है। आगे देखें, आगे आपसे पूछा जाता है पेट में खाना जो अपचित होता है उसको काइम कहते हैं। फिर देखें, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.5 मीटर और चौड़ाई कितनी? 1 से 1.5 इंच। ड्यूडेनम में यकृत होता है, अग्नाशय होता है, पित्ताशय होता है। अगर पूछे यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। इसकी सेल होती है हिपैटिक सेल, जिनमें पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 से 1.7 kg। फिर यकृत बनाता है पित्तरस। पित्तरस किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। वसा मतलब बाइल जूस का पाचन। बाइल जूस ने वसा का पाचन किया, क्या बना दिया? वसीय अम्ल बना दिया। पित्तरस का रंग कैसा होता है? हरा होता है। पित्तरस का रंग हरा होता है। ये हरा किसके वजह से होता है? बिलीवर्डिन के वजह से होता है। पित्तरस ज़्यादा हो जाता है तो कहाँ पर जमा हो जाता है? पित्ताशय में। फिर देखें, अग्नाशय की खोज किसने की थी? लैंगहेरेंस ने। अग्नाशय का आकार कैसा होता है? पत्ती नुमा। ये कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय की कोशिकाएं अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ कोशिकाएं, ठीक है। अग्नाशयी रस क्या होता है? अग्नाशय की रस के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन ने प्रोटीन का पाचन किया, लाइपेज ने फैट का और एमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया। यहाँ से हमको प्रोटीन से एमिनो एसिड मिला, वसा से क्या मिला? फैटी एसिड। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। तो यहाँ पर पूर्ण पाचन हो गया है। अब जो खाना है वो कहाँ गया? जेजुनम से इलियम में ट्रांसफर हुआ। इलियम में उंगली नुमा संरचनाएं होती है जो पोषक तत्वों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। फिर खाना बड़ी आंत में जाता है। सीकम में होता है अपेंडिक्स, जो कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। फिर कोलोन में जाता है खाना, तो कोलोन में क्या होता है? कोलोन में पानी का पाचन होता है। पानी का पाचन व अवशोषण होता है। यहाँ से जो कोलोन होता है उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया होगा जो हमारा मल खाएगा और बदले में हमको विटामिन के और विटामिन B12 देता है। अब खाना गया रेक्टम में और फिर कुछ देर रहता है और फिर कहाँ? एनस के थ्रू शरीर से बाहर चला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने पाचन तंत्र अभी पढ़ लिया है और उसका अभी रिवाइज भी कर लिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। देखिए, ये जो भी हमने पढ़ा है तो आप पाचन तंत्र के 2 लेक्चर है, इसको आप देख के जाइएगा एग्जाम में। आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे ये लेक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि पढ़ना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।